नमस्ते। परख में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक तनखुरिया। जैसा कि आप जानते हैं कि परख में इन दिनों हम एक इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं, उनका समय मांगते हैं, उनकी किताबों पर और विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे इंटरव्यू के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और डॉक्टर कुरैशी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 6 बरस का इलेक्शन कमीशन में काम करने का उनका बृहद अनुभव, और अगर उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू अखबारों में उनके लेख छपते हैं। और जिस किताब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इलेक्शंस। रूपा पब्लिकेशन से किताब आई है। कीमत है 595 रुपए, और अगर अमेजन वगैरह प्राइम यूजर्स है तो आपको वहां कुछ डिस्काउंट के साथ भी मिल सकती है। शुरुआती टिप्पणी सर मेरी ओर से यह है इस किताब पर, क्योंकि मैं नई पीढ़ी का हूं, मैं साल 2000 में पैदा हुआ हूं, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अनुभव था एम्पेरिकल तरीके से उसको पढ़ना समझना कि कैसे भारतीय चुनाव प्रक्रिया हो रही है। और इसका फॉरवर्ड 15 चैप्टर्स की किताब काफी वृहद तरीके से इंपेरिकल आपको एग्जांपल्स देती है। कई आपको किस्से मिलते हैं, मसलन केरल में सिर्फ एक आदमी के लिए पूरा एक पोलिंग बूथ चला जाना, 6 पार्टी जाती है गुजरात में, तो वो वास्तव में ये टाइटल वंडरस है। काफी आपको रहस्य मिलते हैं, आश्चर्य मिलते हैं। Proceeding to the interview, sir. I'm taking a question from the title of your book, and you said the making of the great Indian elections, and I'm questioning on that particular adjective. What makes the Indian elections great? देखिए, इंडियन इलेक्शन ग्रेट इस तरह है कि एक तो इट इज द लार्जेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा इलेक्शन कोई नहीं, बल्कि इतना बड़ा इलेक्शन है ये तो कि इसके पीछे जो मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 1,20,00,000 तो हमारा स्टाफ होता है जो सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, और उन्होंने 0 इलेक्शन करना है। ये 12 मिलियन तो कितनी 50-60-100 मुल्कों की आबादी से ज्यादा है। इतना तो हमारा स्टाफ है, और कितना ज्योग्राफिकल हमारा स्प्रेड है, कितनी हमारी डाइवर्सिटी है। हम पहाड़ों में, जंगलात में, आइलैंड्स पे, और कहाँ डेजर्ट्स में, कहाँ जाके हम ये इलेक्शन नहीं कराते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि एक तरफ तो हमारा साइज है, दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो अब पिछले इलेक्शन में तकरीबन 90 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब वो 90 करोड़ तक हम लोग पहुंचे कैसे थे? उनको इनरोल करना, उनका फोटो लेके, उनको फोटो आइडेंटिटी कार्ड उन तक पहुंचाना, चाहे वो कहाँ पे कहीं भी हो। फिर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में हवाला दिया गुजरात का एक केस है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट के जंगलात में, जहाँ जो मशहूर है एशियाटिक लायंस के लिए, वहां पे एक टेंपल का पुजारी था, उसकी डेथ हो गई पिछले नवंबर में, 1 साल पहले। तो वो टेंपल का पुजारी था, उसके लिए सिर्फ एक वोटर, उसके लिए पोलिंग पार्टी चूंकि 6 लोगों की होती है, 5 जो अंदर बैठते हैं प्लस एक ड्राइवर जो जाएगा, तो 6 लोगों की पोलिंग पार्टी वहां पे एक दिन पहले जाके बूथ सेटअप करती है। फिर उसका इंतजार करती थी कि भाई ये देखो ये कब पुजारी जी आते हैं वोट देने, उनका कब मूड होता है, तो जब तक वेट करना। और जब वो वोट दे भी दें, उसके बाद भी ये नहीं कि हम पैकअप करेंगे, चलो एक ही वोट था वो पड़ गया अब हम चलने घर। नहीं, लीगली हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि कोई अगर बाद में आके ये कहे कि वो जो सुबह वोटर था वोट देके गया वो तो बोगस वोटर था, असल पुजारी असल वोटर तो मैं हूँ, तो हम उस डिस्प्यूट का इंतजार करते थे। और 5 बजे जब सारे बूथ बंद होते थे, उस वक्त बंद करके जाते थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये उस दिन बल्कि प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात में उसका उन्होंने हवाला दिया, उसका बड़े प्राउडली, और हम भी बड़े प्राउडली को मेंशन करते हैं। इत्तेफाक से उसी दिन सुबह उसकी डेथ हुई थी, जो पीएम के नॉलेज तक नहीं पहुंची होगी जब तक मन की बात तो उन्होंने जी मन की बात में। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब ये कहानी जब मैं जो कहीं भी सुनाता हूँ पूरी दुनिया में, लोग उसका बड़ा नोटिस लेते हैं। अच्छा, दूसरी है कि एक तो इस वजह से इंडियन इलेक्शन ग्रेट है। सेकेंडली ये नहीं कि हम सिर्फ एक वोटर का बूथ जो है, कई बूथ हैं जो 2 वोटर, 3 वोटर, 5 वोटर के भी बूथ हैं, उनके लिए भी हम बड़े जोखिम उठाते हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए।
तो ये सिर्फ किसी एकेडमिक इंटरेस्ट या फॉर इफेक्ट ही हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। वाकई एक वोट से, आपके वोट से, मेरे वोट से रिजल्ट बदल सकता है। और उसकी एक कहानी वो भी मैंने इस किताब में दी है। आपके पास ये मेरा पेपर बैग मेरे राजस्थान में है ना? पेपर, हाँ, पेपर बैग ये जी। हाँ, तो उसमें राजस्थान का, जैसे जिसमें मैंने वाकई लिया है, मिस्टर सीपी जोशी, 2008 का इलेक्शन था, उसमें 8 का था या 9 का था, जिसमें सीपी जोशी कांग्रेस है ना, 2008 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जोशी साहब। अगर वो इलेक्शन वो जीतते तो वो चीफ मिनिस्टर बनते, लेकिन वो एक वोट से इलेक्शन हार गए। तो एक वोट। इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी वाइफ ने वोट नहीं दिया था, तो हमने उसके लिए, हमें इससे 3 लेसन मिल गया। हमने पूछा, मैंने उनसे पूछा फोन करके कि जोशी जी ये कहानी सुन रहे हैं कि आपकी वाइफ ने वोट नहीं दिया, ये क्या सही है? तो उन्होंने कहा, हाँ भैया ये सही है। हुआ ये कि उस दिन उनकी वाइफ और डॉटर को किसी टेम्पल में जो जरा दूर था वहां गए और वो टाइम पे वापस नहीं आ पाए। तो हमारे लिए इसमें 3 लेसन निकल गया है कि एक तो एवरी वोट काउंट, सेकेंडली यू कांट टेक इवन योर फैमिली फॉर ग्रांटेड, thirdly on the day of the poll the most important temple is the polling station। आप तो मंदिर जाइए ना जाइए, पोलिंग स्टेशन में वोट जरूर देने आइए, है ना। तो ये इस किस्म की एनेक्डोट्स और कहानियों में मैंने बड़ी सीरियस बातें कही हैं। यानी ये नहीं कि इस किताब में सीरियसनेस कम है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉ एंड एवरीथिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म सब मेंशन किया है, लेकिन इसका अंदाज मैंने डेलिबरेटली आम फहम के जनता को समझ में आए और उनको इसमें दिलचस्पी हो, वो मैंने स्टाइल इसमें मेंटेन किया है। जी। एक सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपका जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन आफ्टर थॉट, उसमें भी आपने इसका थोड़ा हिंट दिया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और विस्तार से आपसे समझना चाहूंगा इस पर। हिलेरी क्लिंटन, जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में भी आता है कि हिलेरी क्लिंटन ने कहा कि जो इलेक्शन है इंडिया की वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इंटरनेशनली हमारी ये बात में स्थापित है। फिर मुझे गांधी जी याद आते हैं सर, कि अगर आपके मीन्स बहुत अच्छे होंगे तो आपके एंड अपने आप बेहतरीन हो जाएंगे। फिर ऐसा क्या है कि इतने गुड एंड फेयर इलेक्शन के बाद भी हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो इतना बेहतरीन नहीं है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं, हमारे मीन्स तो इतने अच्छे, इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों है सर? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कई बार लोग इलेक्शन कमीशन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि साहब टूथलेस है और इनकम्पिटेंट है, कि इसके बाद भी जैसे क्रिमिनल्स जो हैं वो जीत के आ जाते हैं। तो एक चीज जो समझने की जरूरत में है और उनमें है, तो कानून को बदलना पड़ेगा। हम ये डिमांड करते आए हैं कि इसे दुनिया भर में हमारी डेमोक्रेसी को, जो सवाल आपने किया बड़ा अच्छा सवाल किया, ये सवाल तो हमें पूरी दुनिया में जवाब देना पड़ता है। वो जब हमको याद दिलाते हैं कि साहब 30% 40% एमपीज और एमएलएस के खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं, कई के खिलाफ तो बड़े गंभीर अपराध हैं, रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, इस टाइप के अपराध हैं, तो हमारी आंखें शर्म से जरूर झुकती हैं। तो इससे ये चीज निकल के आती है कि अच्छा इलेक्शन होना अच्छी डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है, क्योंकि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और जीत के आ जाता है। अब क्रिमिनल को अगर चलो टिकट दे दिया, हम ये कहते हैं कि आप इनको टिकट ही ना दीजिए, कानून में तो अब तो कानून बनाइए। कानून अगर नहीं भी बनाते, कम से कम आपको कोई नहीं रोक सके ऐसे लोगों को टिकट ना दीजिए। वो क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी डेस्परेट है, उनको जीतने के लिए सत्ता चाहिए, कि जिसके भी जीतने के चांसेस ज्यादा उनको लगते हैं उसको टिकट दे देते हैं। और ये बदकिस्मती की बात है कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं तो पहले इस राय का था कि आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये कह के देखिए कि हम किसी गलत आदमी को टिकट नहीं देंगे तो वो ज्यादा अच्छा जीतेगा। लेकिन फैक्ट ये दिखाते हैं कि जो इनके पास पैसा है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसका अच्छा ये क्या वजह है कि जनता उनको पसंद करती है, जनता वोट देती है, ये एक स्टडी करने की बात है। इसी के साथ मैं एक उस सवाल पर रहा हूं जिस पर आपने काफी वक्त दिया है, और मुझे लगता है वो लास्ट में जो एक पॉइंट आता है जब सजेशन देते हैं, वहां से मेरा सवाल है। इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रहेगा तो हमारी डेमोक्रेसी का एक तरीके से बहुत मजबूत स्तंभ है, क्योंकि अगर मेरे पास ये राइट होगा मैं इसको चुन सकता हूं, तो मैं डेमोक्रेसी में जो डेफिनेशन जाती है उससे जा सकता हूं। आपने कॉलेजियम का जिक्र किया है अपने आखिरी चैप्टर में, जो आप सजेशन का लास्ट पॉइंट देते हैं।
हम समझना चाह रहे हैं कि आपका इस पर पूरा विस्तार से आप इस इश्यू को कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन को और एम्पावर किया जा सकता है, और आप में और मेरे सुधी दर्शक इस बात को जानते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जो अब तक हम बात करते रहे कि इलेक्शन की कमीशन इलेक्शन की क्वालिटी पे तो कभी कोई उंगली उठाई नहीं गई थी। इसी वजह से ग्रेट इलेक्शन बट फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी की इंडेक्स है जो इकोनॉमिस्ट वाले हर साल छापते हैं। जी जी जी। और बल्कि और भी 10-12 ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स हर साल निकालते हैं। उसमें हमारा निकल के आता है कि इलेक्शन पे तो हमको 10 में से 9.25 मार्क्स मिल जाते हैं इलेक्शन की क्वालिटी पे, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी पे 6 या 7 नंबर मिलते हैं। तो उससे में ये था कि इकोनॉमिक्स के इंडेक्स में कि इंडिया हैज ग्रेट इलेक्शन बट फ्लॉड डेमोक्रेसी, फ्लॉ है, इसमें खराबियां हैं। तो वो खराबी क्या है जिनका हमने अभी चर्चा की। तो इसलिए हमें इसकी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आपका ये सवाल था कॉलेजियम, आप कह सकते हैं कि भाई आपको इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने का क्या हक बनता है। मैं तो जब सीईसी था, कुर्सी पे बैठा था, जब भी सवाल उठाता था कि मैं ये कहना कि कोई का दुक्का भी कोई कहते जी आप कांग्रेस के अपॉइंटी हैं तो कांग्रेस को फेवर करेंगे, तो बहुत बुरा लगता था, गुस्सा आता था। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी मेरी अपॉइंटमेंट को साइन किया होता तो उससे मैं और चौड़ा हो जाता कि भाई देखो हम एक्सेप्टेंस वाइड है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है वो वाइडर कंसल्टेशन से होती है। कई जगह तो इतना वो होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी या नाम चुनती है और फिर जो 3-4 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, पूरी पार्लियामेंट उनका इंटरव्यू करती है और उस इंटरव्यू को नेशनल टेलीकास्ट हो रही होती है, पूरी नेशन देख रही होती है, तब चुने जाते हैं ताकि किसी भी किस्म की उंगली उठाने का मौका न लगे। जो इलेक्शन कमिश्नर चुन के आए उन पे सारे देश का पूरा विश्वास होना चाहिए। ये हमारे लिए एक मिरेकल है कि 70 साल में इस इलेक्शन कमीशन पे कभी उंगली नहीं उठी। ये पिछले 1 साल में बदकिस्मती से जो उठी, ये अफसोस की बात है। आई होप कि ये टेम्परेरी फिनोमिनन, टेम्परेरी फेज है और इस पे जो विश्वास है जनता का, नेशन का, वो वापस आएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट जो हो वो थ्रू कोलिजियम सिस्टम हो। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है कि भाई सिंपल सी बात कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा, सरकार के अलावा आप ऑपोजिशन को भी इसमें शामिल कर लीजिए कंसल्टेशन में। ऑपोजिशन में क्या, सिर्फ एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी आपने ले लिया तो सारे ऑपोजिशन उसमें आ गई। तो आफ्टर ऑल कोलिजियम सिस्टम से हम परिचित हैं। इंडिया में कोलिजियम सिस्टम तो प्रचलित है। जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम करती है, वो चाहे कोलिजियम जजेस का हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। डायरेक्टर सीबीआई तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक हेड है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उस तरह सीआईडी डिपार्टमेंट, उसके लिए तो कोलिजियम। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रलिटी थी, इतना है ना वो। उसके लिए अगर ये हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन की तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कितना हिंदुस्तान की पॉलिटिकल फॉर्चून वहां डिसाइड हो सकती है, होती है। तो इसको भी कोलिजियम सिस्टम शुरू किया जाए, ये सिंपल मामूली सी ये डिमांड है, उसको सरकार गौर ही नहीं करे। ऑलराइट, ओके। एक सवाल मैं आपसे सर ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक चैप्टर में भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ से पीसफुल इलेक्शन का जो मतलब है तब होगा जब रिप्रेजेंटेशन की बात है, और ये एक जेन्युइन डाउट है सर मेरी तरफ से। मेरा पहला वोट था जब मैंने 2019 इलेक्शन में डाला, क्योंकि मैं 19 साल का तभी हुआ था। तो जैसे जो कई स्टूडेंट्स हैं या कई फ्रेटर्निटी हैं जो मतलब सैद्धांतिक रूप से तो ये है कि अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप तमिलनाडु या जहां भी आपका रजिस्ट्रेशन है वहां जाकर आप वोट डालकर आइए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपकी अगर कोई सजेशन हो, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा कल एग्जाम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भरतपुर आकर के, चलिए भरतपुर 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन बिहार या वहां तक बच्चा नहीं जा पाता है, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए सर? ये इसका तो ऑलरेडी कानून में प्रावधान है। कानून में ये लिखा है कि जहां पे आप नॉर्मली रेजिडेंट हैं वहां पे आपको रजिस्टर कराना होगा। और नॉर्मली रेजिडेंट की डेफिनेशन है 6 महीने या उससे ज्यादा।
और ऑब्वियसली ओके ओके स्टूडेंट ओके। आता है साल 2 साल 3 साल के लिए तो आते ही है ना। तो इन स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि जहाँ पे ये 2 साल 3 साल के लिए आ गए तो वहाँ नॉर्मली रेजिडेंट कहलाएंगे, और नॉर्मली रेजिडेंट को लोकल रजिस्टर करना जरूरी होता है। पहले क्या होता था कि आपको जहाँ ऑलराइट। ओरिजिनल आपका नाम है पहले कटवाइए, वो कटवाने में बड़ी प्रॉब्लम होती हाँ। थी। हमने उसको आसान कर दिया। हमने कहा कि साहब आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहां से नाम कटवाना, आप जो नई जगह दरखास्त देंगे उसमें अपना पुराना एड्रेस हमें लिख दीजिए, हम कटवा लेंगे, खुद अपने आप कटवा लेंगे, आपकी लायबिलिटी नहीं। क्योंकि 2 जगह अगर नाम रजिस्टर हो गया तो वो ओके। क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल हो जाती है 2 साल की, कि अगर किसी ने 2 जगह अपना नाम रजिस्टर करा दिया। तो हमने वो काम आसान कर दिया, उनकी लायबिलिटी कम कर दी कि आप पिछली एड्रेस हमको बस बता दीजिए अपने फॉर्म में, हम अपने आप ठीक करा लेंगे। लेकिन अच्छा, जब आप वापस चले जाएं अपने घर पढ़ाई करके तो आप दोबारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये तो कानून में प्रावधान है, शायद लोगों को पूरी जानकारी नहीं है जो हमें करानी चाहिए। ओके। एक लास्ट के तीन सवाल है सर। पहला ये, आपने एक, अभी मैं हिंदू में आपका एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें स्पीच था, आपने कहा है कि ओपिनियंस पोल बैन होनी चाहिए, और जो आखिरी चैप्टर है इस किताब का उसमें भी आप एक बड़ा, उसमें आपने वो पूरे पॉइंटर्स दिए कि ओपिनियन पोल के अंदर क्या क्या कुछ हुआ था जब वो किताब प्रेस में थी वाली तब भी। और आपने उसमें बड़ा मतलब एक दुख भी है कि वो जो फ्रॉडस्टर्स थे उनको तो क्वेश्चन नहीं कर रही है मीडिया, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो ओपिनियन पोल क्यों बैन होनी चाहिए? आपकी आपके इसके पीछे वजन क्या है इस दावे के पीछे? देखिए, ओपिनियन पोल पे डिमांड जो है ये हमने ओरिजिनली नहीं की थी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी ने की, सारी सारी के सारे मिलके हमारे पास आए। 2008 की बात है, उससे पहले भी 2 बार आ चुके थे कि चाहे ओपिनियन पोल को और एग्जिट पोल को बैन कीजिए, क्योंकि ये झूठे होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, पैसे देके जो चाहो दिखा दो ताकि हवा बदल जाए। हवा बदलने के लिए झूठ पर का सहारा ये लिया जाता है। तो हमने जब इनकी ऑल पार्टी ने जब ये डिस्कशन किया हमसे, तो हमने कहा आपकी बात ठीक है, कायदे से तो अगर ईमानदारी के पोल हो तो ओपिनियन पोल में कोई बुराई नहीं, लेकिन चूंकि हम देखते थे एक तरफ तो अखबारों की बेईमानियां के, मीडिया की बेईमानी का, पेड न्यूज का नाम आपने सुना होगा, मैंने उसको किताब में भी बड़ा डील किया है ना, कि पैसे देके आप एडिटोरियल लिखवा दीजिए, पैसे देके झूठी न्यूज छपवा लीजिए, तो पैसे देके आप झूठा पोल लिखवा लीजिए, झूठी ओपिनियन दिखा दीजिए। ऐसी सूरत में सर इन सारी पार्टी ने डिमांड किया कि ओपिनियन पोल को बैन कीजिए। हमने कहा हम आपसे सहमत हैं, और आप एक्ट ले आए, एक्ट तो आपने ही एक्ट में चेंज करनी होगी, तो आप ही का रोल है। उन्होंने इसका अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ड्राफ्ट की, हमको दिखाई, हमने भी उसको वेट किया कि हाँ ठीक है जो आपने बनाई हो ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं 10 दिन बाद के जो पार्लियामेंट ने पास किया वो एग्जिट पोल पे तो बैन लगा दिया, ओपिनियन पोल को छोड़ दिया। हम बड़े हैरान हुए कि अरे भाई 10 दिन पहले तुम आके रो रहे थे कि ओपिनियन पोल को बैन करो, और खुद ही आपने पास करना था, आपने क्यों छोड़ दिया? अच्छा, और आयरॉनिकली क्या हुआ कि उसके 1 हफ्ते बाद फिर हमारे पास रोते हुए आ गए कि जी ओपिनियन पोल को बैन कीजिए। हमने कहा साहब आपके पास था बैन करने का पावर, आपने बैन क्यों नहीं फिर, है ना। तो ये इस किस्म का कंट्रडिक्शन जो है बड़े मजाहिया है, फनी है, लेकिन ये हुआ, दिस इज व्हाट हैपेंड। तो चूंकि इसकी बेईमानी का डर है और बेईमानी के बारे में काफी इस पे शक जाहिर किए जाते हैं, और वो शक मैं बता दूं बेबुनियाद नहीं है। इसी किताब में आपने एक जगह देखा होगा, एक ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर, एक ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर, वो उसी के जिक्र कर रहा हूँ जी, है ना। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर क्या था कि एक न्यूज एक्सप्रेस नाम की एक चैनल थी जो बाद में बंद हो गई, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। 5 घंटे तक वो स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे थे, और मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट था ये इंटरेस्ट का, तो मैं 5 घंटे तक टीवी के सामने बैठा रहा। उसमें इन्होंने 11 बिग बिग कंपनी, बड़े बड़े नाम, एक से एक जो बड़ा बड़ा नाम होते हैं, जो पोलिंग एजेंसी थे उन सब के नाम, कि उनके पास लोग आ रहे हैं और उनसे वो सीक्रेट कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि उनसे वो डील कर रहे हैं कि साहब हम मैन्युफैक्चर कर देंगे, आप हार रहे हैं हम आपको जीता हुआ दिखा देंगे, बताओ कितनी सीटें आपके नाम की दिखा दें। इस हद तक बेशर्मी से वो बेईमानी की बातें और डील हो रहे थे। तो उसके बाद 2 अखबार ने या चैनल ने इनमें से 2 कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ किया, बंद किया। अब किस हद तक ये बेईमानी पे कंट्रोल हुआ आई डोंट नो, लेकिन ये तो अपना किरदार
कुछ अच्छा तो नहीं था जो इन्होंने दिखाया था, जो चेहरा हमने देखा टीवी पे स्टिंग ऑपरेशन में। और वो पढ़ते हुए चैप्टर को पढ़ते मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात के लगा था कि मीडिया फ्रॉडस्टर्स पे क्वेश्चन करने के बजाय कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर रहे हैं, जो आपने लिखा भी था कि हु वर द जी पढ़ा था जी। दो आखिरी सवाल है सबेरे। एक बीते 2018 के से लगभग पहले तक जैसे विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री दिनों में कोरोना की वजह से थोड़ा सा उत्थम गया है, लेकिन कई बार गाहे बगाहे इसकी आवाज उठती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, इस पे मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं और कई बार टीवी अपीयरेंसेस में भी मैंने कहा है। इसमें दोनों बातें हैं कि दोनों तरफ आर्गुमेंट मजबूत हैं। फायदे तो जो ये है, जिस वजह से कहा गया कि भाई बार बार इलेक्शन होता है, लोग थक जाते हैं और खर्चा बहुत होता है। खर्चा सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट का ही, सरकार का ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को बार बार खर्च करना पड़ता है। तो फिर काम रुक जाते हैं क्योंकि मॉडल कोड की वजह से ये जो बहुत सारे नई स्कीमें नहीं अनाउंस हो सकती, नहीं हो सकती। मिनिस्टर कैंपेन में बिजी हो जाते हैं, कलेक्टर डीएम वगैरह ये सिर्फ इलेक्शन में बिजी हो जाते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी इनकी बंद हो जाती है वगैरह। तो ये इस वजह से तो इलेक्शन 5 बार साल में होना है अच्छी बात है। हमारे इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए वोटर भी एक ही है, चाहे तीनों इलेक्शन का, पंचायत का हो या विधानसभा का या पार्लियामेंट का, वोटर तो एक ही है, आप और मैं। अगर हम जाके पोलिंग बूथ में से एक मशीन पे बटन दबाएं या तीनों मशीनों का एक साथ दबाएं तो काम आसान हो गया। इलेक्शन कराने वाली मशीनरी भी वही एक ही है, पोलिंग स्टेशन भी वही है, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करती है वो भी वही है, तो इसलिए वो लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस भी इसमें बनती है। लेकिन जो इसके खिलाफ है कि जनता क्या चाहती है, जनता को तो बार बार इलेक्शन होना अच्छा लगता है। और क्यों अच्छा लगता है? क्यों जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन क्यों अच्छा लगता है कि एक एमएलए और एक एमपी इलेक्शन जीतने के बाद, बहुत सारे ऐसे हैं जो 5 साल तक दर्शन नहीं देते, गायब हो जाते हैं, बस इलेक्शन के बाद हाथ जोड़ने आ गए, उसके अलावा 5 साल तक चुप होकर बैठ गए। तो कम से कम बार बार इलेक्शन होता है तो उन्हें बार बार तो आना पड़ता है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी चीज है इसका होना। तो बल्कि एक मैंने छत्तीसगढ़ की एक लड़की से किसी यूथ फोरम में, पूना में कोई यूथ पार्लियामेंट हुई थी, उसमें बड़ा अच्छा उसने बोला कि इलेक्शन तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होती है और लोगों को काम मिलता है। फिर उसमें उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव आता है, गरीब के पेट में पुलाव आता है, तो गरीब को तो ये इलेक्शन अच्छा लगता है, इसलिए उसकी कन्वीनियंस। फिर सेकेंडली जो फेडरलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म का तकाजा ये कि भाई जब भी वहां इलेक्शन की जरूरत हो इलेक्शन कराइए, सिर्फ इसलिए कि पैसा लगेगा। पैसा तो और 50 चीजों में लगता है, फुजूल काम सरकारें करती हैं, बड़े बड़े अजीब अजीब चीजें बनाते हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं जिनमें जिसको लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये सब आपने क्यों किया, तो उस वहां से बचा लीजिए पैसा। और अगर पैसे की कच्चे इतना दर्द है जेन्युइन, तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर खर्चे पे पाबंदी नहीं है, वो पाबंदी लगा दीजिए तो एकदम खर्चा कम हो जाएगा, है ना। तो जी इसलिए ये मिक्स्ड वो है, और यही वजह है कि 2 साल 2.5 साल हो गए और अभी तक इस पे कोई कंसेंसस नहीं हुआ। और बगैर कंसेंसस के इस किस्म के रिफॉर्म को करना कोई अच्छी चीज नहीं होगी। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस पे कंसेंसस ही बिल्ड कराया जाए, वरना इस रिफॉर्म को करने की कोशिश न की जाए। ओके, एक आखिरी सवाल सर, आपने इसमें आखिरी में भी और उसमें भी शुरुआत में आपने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पार्टीज को आप कई बार तरजीह देते हैं कि आप एक वोट का 100 रुपया शायद आप कहते हैं कि उस हिसाब से उसको देना चाहिए। हम इसमें समझना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेट फंडिंग इलेक्शन है ये कैसे बेहतर है पुराने वाले उन और जो और तरीके जिसमें हम लगातार हम देख रहे हैं कि मनी पावर मसल पावर यूज होता है, रिचर होता है। इसमें आप एक किस्सा भी बताते हैं इस किताब में कि जो पैसे वाले थे और ज्यादा पैसे वाले होते चले गए इलेक्शन लड़ने के बाद से। तो ये स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पार्टीज का क्या है?
देखिए ये स्टेट जो इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल दुरुपयोग इतना ज्यादा है कि इस पे 20-25 साल से 30 साल से पार्लियामेंट में भी बड़ा चिंता एक्सप्रेस हुई है। पार्लियामेंट्री कई कमेटी बनी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, फिर उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी कि भाई जो जिस तरह पैसा पानी की तरह बहाते हैं और बेईमानी के लिए यूज करते हैं, इलीगल कामों के लिए। इस किताब में मैंने 40 बेईमानियों के तरीके लिखे हैं कि किस तरह की किन तरह बेईमानियां में पैसा खर्च होता है। तो उसको रोकने के लिए बहुत सुझाव आते हैं। फिर ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने जो 1999 में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि पार्शियल स्टेट फंडिंग तो जरूरी है, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक शर्त लगाई कि जब तक इंटरनल डेमोक्रेसी हर पार्टी की ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने पार्टी को पैसा तो दे दिया और वो पार्टी जो है वो बोगस है और या बिल्कुल ही एक सिंगल मैन पार्टी है, तो इसलिए जब तक इंटरनल डेमोक्रेसी हर पार्टी में ना हो, जब तक ना दिया जाए, वो हो नहीं पा रही। इलेक्शन जो होते हैं पार्टी के, ज्यादातर यूं ही फर्जी से इलेक्शन हो गए, खानापुरी हो गई। तो उस वजह से दिखाने के लिए बस, दिखाने के लिए वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। मैंने इसमें सजेस्ट किया कि देखिए जो प्राइवेट फंडिंग का मतलब होता है कि इलेक्शन में बेईमानी होने के चांस बढ़ जाते हैं और बाद में गवर्नमेंट उनके इशारे पे चलेगी। क्योंकि कोई भी आपको करोड़ों रुपए जो देता है वो फ्री तो देगा नहीं, कुछ तो लालच होता है। लालच क्या होगा, आप उसको आप ठेके दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आप उसको लाइसेंस देंगे, उसके कहने से पोस्टिंग ट्रांसफर कर देंगे, उसके कहने से मंत्री भी लगा लेंगे। तो कॉर्पोरेट्स का होल्ड जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमने इसमें सजेस्ट की कि भाई प्राइवेट फंडिंग टोटली बैन कर दी जाए, एक पैसा बाहर से नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अगर पैसे के इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता तो वो सरकार यानी पब्लिक मनी उनको दी जाए। और मैंने जो कैलकुलेशन करके बताई थी कि 100 रुपए अगर पर वोट हम देने लग जाएं, तो पिछले इलेक्शन में जैसे 600 करोड़ वोट पड़े मिसाल के तौर पे, तो 600 करोड़ 100 रुपए के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए हो गए। 6000 करोड़ रुपए हम हर एक को, चाहे इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है जिसके एक वोट आया उसको भी दे दें, ठीक है। तो ये हम सरकार की तरफ से उनको चेक दे दें, पैसा दे दें और उनसे कह दें कि भाई प्राइवेट डोनेशन नहीं लेंगे, क्योंकि वरना आप प्राइवेट लोगों के लिए काम करने में लग जाएंगे। तो अब ये कि क्या 6000 करोड़ काफी होगा? हमारा कहना है, मेरा कहना है कि हाँ काफी होगा। क्योंकि जब मैंने एनालिसिस इसमें लिखा है कि जब हमने सारी पार्टी से हिसाब लिया पिछले 5 साल का कि आपने 5 साल में कितना चंदा इकट्ठा किया, तो 4500 करोड़ ही किया था। जब आपने सारे मार धाड़ करके, किसी का टांग तोड़ के, किसी के हाथ मरोड़ के और बेईमानी करके, रिश्वत लेके 4500 करोड़ ही जमा किए हैं और लोग हर नेता को चोर मानने लग जाते हैं, उससे तो बेहतर है डिग्निटी से, शराफत से आपको चेक के जरिए पैसा मिल जाएगा, है ना। और आप दाएं बाएं हाथ पैर, हम नहीं चाहते कि हमारे नेता बिजनेसमैन के आगे हाथ फैलाएं, कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो हम तो उससे मुक्ति की बात कर रहे हैं कि इनको स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। तो और बाद फंड कलेक्शन प्राइवेट बैन हो जाए, और जब स्टेट फंडिंग होगी तो फिर इसका ऑडिट भी अच्छा होना चाहिए, सीएजी द्वारा ऑडिट होनी चाहिए। ये हमारा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस टाइम पर इस मांग पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। पर आपने ये बहुत बहुत शुक्रिया जी। और नहीं, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हवाला दिया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सबसे बड़ा डिफॉर्म है, रिफॉर्म नहीं है ये तो। इसने तो बहुत ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी टाइम पर, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि इससे पहले एक ट्रांसपेरेंसी थी। जनता चाहती है ट्रांसपेरेंसी कि किसने किसको कितना पैसा दिया, ताकि हम देख सके। अगर किसी कंपनी ने किसी को पैसा दिया तो हम देखेंगे कि उसको जवाब में सरकार क्या देती है, फेवर पता तो लगे ना। अब पता ही नहीं लगता। पहले हर 20,000 के ऊपर के हर ट्रांजेक्शन इलेक्शन कमीशन की नोटिस में आती थी, उनको लिखित में आती थी। अब वो 20 करोड़ भी या 200 करोड़ भी किसी ने किसको दे दिया, किसको दिया क्या नहीं दिया, और ट्रांसपेरेंसी के नाम से ये इंट्रोड्यूस किया। मैं समझता हूँ ये तो बहुत मेजर एक फ्रॉड ऑन डेमोक्रेसी है। और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक केस गया, सुप्रीम कोर्ट को इसमें अर्जेंसी नजर नहीं आई, छोटे छोटे केसेस को लेके बैठ जाते हैं। और ये जहां पे पूरे देश की इंटेग्रिटी और डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी का सवाल है, उस पे
साल सवा साल हो गया और उसके ऊपर कोई विचार तक नहीं हुआ, तो ये इससे कोई सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी कोई बढ़ी नहीं है। तो जबकि मैं तो, आपने देखा किताब में जगह जगह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन एंजल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस को जितनी प्रोटेक्शन कोर्ट्स ने दिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से इतना पावरफुल होता चला गया, वही सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ आके क्यों लेट डाउन कर रही है देश को, नहीं हमें समझ में आ रहा। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आप इन दिनों कुछ नया लिखने की प्रक्रिया में हैं? जी जी जी, मेरी मैं 3 किताबों पे काम कर रहा था, जिनमें से एक तो बस अब तैयार है, प्रेस में चली गई, वो है पॉपुलेशन मिथ, जिसमें इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग के ऊपर, पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम एंड फैमिली प्लानिंग। इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक आर्टिकल भी आया था। एक दफा इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल भी लिखा था, क्योंकि ये इस पे भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी मुसलमान के बहुत बच्चे होते हैं, जानबूझ के वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं ताकि उनकी गिनती बढ़ जाए और वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर लें। ये सब बकवास है बिल्कुल। ये मैंने उस किताब में लिखा है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा मिसच्यूअस है और मिस इन्फॉर्म तो है ही है, मिसच्यूअस है, और इसको का भांडा फोड़ना चाहिए। वो मैंने भांडा फोड़ने की कोशिश की है। जी, अगले महीने ये किताब आ जाएगी, अगले महीने ये किताब आएगी, उसके ऊपर आप इंटरव्यू फिर कर लीजिएगा। पक्का सर। ये आपने 3 किताबें बताई, तो 2 और कौन कौन सी हैं? दूसरी एक और जिसमें मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, वो डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सार्क कंट्रीज में डेमोक्रेसी की क्या चैलेंजेस हैं और क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म हुए हैं या और होने की जरूरत है, इसके ऊपर मेरी किताब है। और एक मेरी किताब है जो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट होता है, सोशल मार्केटिंग का इस्तेमाल सोशल चेंज के लिए कितना इफेक्टिव होता है। वो किताब मैंने 95-96 में लिखी थी, छापी भी थी, तो 25 साल हो गए उसको अपडेट करके। वो किताब भी थोड़ा थोड़ा उस पर मैं काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2021 में ये दोनों किताबें ये भी आ जाएंगी। तो 2021 में मेरी 3 किताबें हो जाएंगी। ओके, पॉपुलेशन मिथ, डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया एंड सोशल मार्केटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी हमसे बात करने के लिए। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने हमारे लिए समय निकाला और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आशा करूंगा कि परख के व्यूअर्स भी एक अपनी विस्तृत समझ इस पर बना पाएंगे और पॉपुलेशन मिथ का मुझे बहुत इंतजार रहेगा सर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके कि आप युवा हैं। हमने देखा था इस किताब में, बल्कि यूथ पे एक चैप्टर भी है कि युवा जो है डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, और हमने बड़ी कोशिश की कैंपेन करें, और अब आप लोगों ने इतनी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको उसके लिए पूरी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।